यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने एक मिला जुला सा दायरे के अंदर ट्रेडिंग दिखाई। हाँ, स्लाइटली से नेगेटिव खुले, पॉजिटिव हुए और तकरीबन 60-70-80 पॉइंट तक एक टाइम पर हम गिरावट के साथ ट्रेड भी कर रहे थे और सेशन नेगेटिव साइड पर ही क्लोज हुआ है। ऐसा कोई बहुत अच्छी कोई बढ़त के साथ क्लोजिंग नहीं मिली। बाकी हमारी परफॉर्मेंस को कैसे आप देखते हैं वो तो आप पिछली वीडियोस के साथ एनालाइज कर सकते हैं। वैसे आज के ट्रेडिंग सेशन से रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आजकल मैं कुछ थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं और बीच बीच में कभी थोड़ा सा मिस हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब बात करते हैं 30 जून के लिए। देखिए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स की बात करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर्स ने बहुत क्रूशियल लेवल पर सपोर्ट ली है 15,780 के आसपास, और यही इसकी 9 डेज मूविंग एवरेज भी है। अब क्योंकि 2 दिन से लगातार गिरावट हम देख रहे हैं, अब एक दो सपोर्ट बचती हैं नीचे 15,750 की और उसके बाद 15,690 के आसपास की। ये दो क्रूशियल सपोर्ट हैं। अगर किसी कारणवश इसके नीचे हमें ट्रेडिंग मिलती है तो हम वहां से फर्दर तकरीबन 300 पॉइंट्स का एक फॉल दिखा सकते हैं, तकरीबन 15,400 तक के लिए। तो जब तक 15,690 ब्रेक नहीं करता, जहां से क्लोजिंग मिली है, यहां से 100 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं, तब तक मैं निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा बेरिश हूं नहीं। और उसका रीज़न ये था कि अभी हम बेरिश साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू MACD। तो उसी हिसाब से कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग लीजिएगा। अगर कोई शॉर्ट साइड पर ट्रेड लेना पसंद करता है और कंफर्टेबल रहता है शॉर्ट साइड पर लेने के लिए, तो 15,750 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप 60 से 70 पॉइंट के लिए शॉर्ट साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन साथ में एट द मनी कॉल जरूर बाय करिएगा अपनी पोजीशन को हैच रखने के लिए। और अगर हम 15,690 के नीचे ट्रेड करते हैं और कंटिन्यूस वहां बने रहते हैं, तो एक सडन फॉल आपको देखने को मिल सकता है तकरीबन 300 पॉइंट्स का। तो कॉन्शियस होके ट्रेड करिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट बहुत क्रूशियल लेवल पे लिया है और मैंने अपनी 2 दिन पहले वाली वीडियो में क्या आपको कहा था, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने वीडियो पोस्ट की थी कि और आप मेरी ये ब्लू ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, जो आप ये देखिए जो हाई थे तकरीबन ये थी अप्रैल के आसपास के। तो अगर हम उसके बात करें, वो जो हाई लगा था 2 फरवरी का, सॉरी दो नहीं है, ये 16 फरवरी 16 फरवरी को जो हाई लगा था, और उसके बाद जो रिसेंटली हाई था 4 जून का, उनको रिप्रेजेंट करती हुई ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी। और उसमें मैंने साथ में ये कहा था, यहां पे उस लाइन को फिर से इसने छुआ, और मेरा ये मानना था, क्योंकि हम 2-3 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी थी, मेरा ये मानना था कि अगर इसने 35,600 को क्रॉस कर देता है और क्लोजिंग मिल जाती है, तो हमें एक न्याय दायरे के अंदर एंट्री मिल जाएगी। उस केस में हम 35,600 से लेके 36,600 तक की एक टेरिटरी के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगले दिन हम ऊपर खुले, उसके ऊपर 36,000 तक गए, लेकिन एक गिरावट दर्ज हुई और क्लोजिंग हमें फिर से इस लाइन के नीचे ही मिली। अगले दिन हम फ्लैट खुले और वहीं से हमने गिरावट दिखा के आज बिल्कुल 9 दिन की मूविंग एवरेज को छुआ और उसी के आसपास क्लोज दिया है। अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, अब 2 सपोर्ट बनती हैं 35,125 और 35,000 मान लीजिए। अगर ये दोनों पॉइंट के नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो बैंक निफ्टी में एक अंदर एक सडन फॉल तकरीबन 500 पॉइंट्स का आप देख सकते हैं, जो कंटिन्यू हो सकता है 34,500, यानी 995 और 100 पॉइंट्स और मान लीजिए, थोड़ा सा स्पेस लेके चलिए,
मैं 34,900 पकड़ लेता हूं और उसके नीचे ट्रेडिंग मिलने लगती है तो आप 400 टू 500 का एक सडन फॉल बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। क्रूशल बहुत बड़ी सपोर्ट है 34,500। इसके नीचे बैंक निफ्टी जाने के बाद तो 1,000-1,500 पॉइंट का भी फॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी अभी हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। ये हो गई बैंक निफ्टी के ऊपर। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस ने देखिए, आप को मैंने क्या कहा था जब इनकी एजीएम थी, उससे पहले भी और उसके बाद भी, कि हमें 2010 का टारगेट इजीली 2110 का टारगेट इजीली देखने को मिलेगा। और आप देखिए जो सपोर्ट लिया है वो इसी प्राइस के आसपास लिया है रिलायंस ने, और इससे भी बड़ी सपोर्ट जो आखिरी बचती है वो 2070 की है। मेरा नहीं मानना कि रिलायंस उसको ब्रेक करेगा। तो हम यहां से रिलायंस में एक अच्छा काम यह कर सकते हैं कि जो 2100 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है, पिछले 3 दिन से प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट हो रहा है, यहां की पुट बाय करके हम फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। गिरावट किसी कारण से आ भी जाती है लेकिन आपकी पोजीशन हेज होगी, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। हां, हम अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए इस ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं और अभी पूरा महीना पड़ा है अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का। तो हैजिंग के साथ ही लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा, वो भी फ्यूचर्स के अंदर, और हेज आप एट द मनी 2100 की पुट बाय करके अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक में मैंने 1500 से ऊपर के टारगेट बोले थे जब हम यहां से हमने बाइंग करी थी, और उसके बाद हम 1525 तक भी चले गए और यही रिसेंटली हाई थी। देखिए उसको क्रॉस नहीं किया और वहां से फिर फॉल आया। लेकिन आज एक अच्छी बात रही कि इसने अपने 9 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया जो 1500 का प्राइस है, और हमें एक बुलिश हैमर की तरह से एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होकर मिला है। तो ये एक हेल्दी साइन होता है अपसाइड जाने का। तो बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है तो शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा। हाँ, डिप पर बाइंग कर सकते हैं, जिसको और भी आगे पोजीशन बनानी है, नई पोजीशन बनानी है, वो भी 1500 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकता है। और हमारी पोजीशन ऑलरेडी 1460 की पुट के साथ बनी हुई है। अगर हमारा यहां से गिरावट गहराएगी तो हम एक बार सोचेंगे कि अपने प्रॉफिट से एग्जिट हो, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी ऐसी दिख नहीं रही, तो हम लॉन्ग में बने रहेंगे इस पोजीशन में भी। और जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी लॉन्ग साइड पर ले और साथ में हैजिंग जरूर इन्वॉल्व रखे। इंडस बैंक ने हमारी जो यहाँ पर हमने बाय किया था, ये जो हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज थी, हमने इसके आसपास बाय किया था पहले और पोजीशन को कंटिन्यू किया था। और मैंने क्या कहा था कि 1025 और 1040 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद 3-4 दिन कंसोलिडेशन का फेज चला, फिर से हम इस लाइन के आसपास आए, उसके बाद फिर ऊपर गए और अब हमने मूविंग एवरेजेस के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई है। तो मेरा तो ये मानना है हम अपनी पुरानी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। एक बार 1035 और 40 के टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे। 1025 तो दिखा भी 2 दिन लगातार, तो अपनी इस पोजीशन को तो हम कंटिन्यू रखेंगे। अब जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी 1000 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकता है। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी को हमने 2450 की पुट के साथ बाय किया हुआ है, फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ, और आप देखिए हम 2 दिन में ही कितने अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे। लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट गहराई और हमारा वो प्रॉफिट वॉश आउट हुआ, और अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, ऐसा नहीं है कि हम नुकसान में हैं। अभी भी क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, क्योंकि हमारे पास 2450 की पुट बाय है और फ्यूचर्स वहां से लॉन्ग है। मेरा ये मानना है कि जैसा आज नीचे से एक शार्प रिकवरी दिखी है स्टॉक में, अगर ये स्टॉक 2520 के ऊपर ट्रेडिंग करता है, 25 क्रॉस करता है, तो इमीडिएट टारगेट इसका 2540 का हो जाएगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पर तो ये 2600 के टारगेट दिखा देगा। तो लॉन्ग पे बनी रही है, जिसको ऐड करना है वो भी, जिसका नज़रिया कम से कम 1 महीने का है, वो लॉन्ग साइड पर जा सकता है। एट द मनी पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक,
देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में हमने 1730 पर लॉन्ग बनाई हुई है और वो टारगेट हमारे अचीव हुए थे। जब हम यहाँ पे घूमा करते थे मैंने क्या कहा था कि 1730 का टारगेट दिखेगा और हम वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही इसने ये वाली 1767 के प्राइस को ब्रेक किया था, तो यहाँ से हमारी शॉर्ट बनी हुई थी जो ट्रेडर्स को मैंने शॉर्ट के लिए बोला था और 1730 के टारगेट के लिए बोला था, और वहाँ से साथ में कहा था कि शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट होके आप लॉन्ग क्रिएट कर दीजिएगा। तो 1730 का प्राइस हमें 2-3 दिन लगातार दिखा, तो आज तो हम क्लोज ही उसके नीचे हुए हैं। तो बिल्कुल हमारी पोजीशन हेजिंग के साथ है। अब बात करते हैं जिसको नई पोजीशन लेनी है। देखिए हम क्रूशियल सपोर्ट के आसपास हैं, तकरीबन 1700 ब्रेक होता है तो जस्ट जो रिसेंटली लो थे जो आपके 1685 के आसपास 1670 तक के थे, मैं एक बार मान के चल सकता हूं कि एक बार हो सकता है कि गिरावट गहराए और आपको 1685 तक के टारगेट दिखे। लेकिन जिसको अपना पोर्टफोलियो में ये स्टॉक को ऐड करना है और जिसका नज़रिया कम से कम जुलाई एक्सपायरी तक का है, वो हैजिंग के साथ लॉन्ग में जा सकता है। क्लोजिंग मिली है 1716 के आसपास और 1700 के आसपास ये स्टॉक आया है। तो बिल्कुल इन प्राइसेस के ऊपर जब हमने 1730 पर बाय किया है और वहाँ से तो ये और 30 रुपये नीचे मिल रहा है, तो बिल्कुल नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर ली जा सकती है। और आरएसआई लेवल भी अब काफ़ी नीचे आ सका है, यहाँ बाइंग ही बनती है। 36 की आरएसआई है, तो यहाँ पर एक शार्प रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। तो डिप पर आपको स्टॉक मिल रहा है, तो बिल्कुल नई पोजीशन बना सकते हैं। साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखिए यहाँ से पोजीशन कैरी की हुई है 620 के आसपास से, उसके बाद तो नीचे और गिरावट आई थी, तो यहाँ से हमारी पोजीशन कंटिन्यू है। ये थी आप 50 डेज मूविंग एवरेज और यहाँ पर हमने बाय किया था और उसके बाद हम उस पोजीशन को होल्ड करा हुआ है और हमने देखिए 655 तक के टारगेट लगा दिए। मेरे 660 के टारगेट थे, वहाँ से 4 पॉइंट हम नीचे चूक गए। और क्योंकि कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था इसलिए मैंने कहा भी नहीं कि किसी को आप अब एग्जिट हो जाइएगा। उसके बाद आज आ गई है गिरावट, और अगर किसी कारण से ये स्टॉक 640 ब्रेक करता दिखा तो हम अपनी नीचे की, जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट आज तक की क्लोजिंग के हिसाब से भी दिख रहा है, तो भी हम एक बार इसको लेके एग्जिट होंगे और शांत होकर बैठेंगे। अगर गिरावट गहराएगी तो फिर से हम 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास बाय करेंगे। वो प्राइस आज के दिन से में बनता है 627। हम 627 का वेट तो नहीं करेंगे, लेकिन 632 33 से हम सोचना शुरू कर देंगे कि हमें बाय करना है या नहीं। तो 630 और 625 के बीच में अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग साइड जाने के लिए। एक्सिस बैंक ने आज के सेशन में तो गिरावट दिखाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, मैंने यहाँ से बाइंग बनाई हुई है। वो प्राइस था 730 के आसपास का और उसके बाद हमने हाइज देख लिए 770 के, यानी 40 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ पे ये स्टॉक थक रहा है, तीसरा दिन है जब ये स्टॉक आगे की मूव नहीं दिखा रहा। जब आगे की मूव नहीं दिखा रहा तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 750 तक देखना है। 750 के आसपास अगर ये स्टॉक आ जाता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट होके जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको कम से कम सिक्योर कीजिए, क्योंकि पुट तो हमारी बहुत नीचे की है, 725 के आसपास की है, लेकिन फ्यूचर्स में हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट आज के हिसाब से भी तकरीबन 30-32 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन पुट में उतना नुकसान नहीं है, पुट में 10 से 12 रुपए का भी नुकसान नहीं है, तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाइए और उसके बाद अगर ये स्टॉक फिर से 730 और 735 के बीच में मिलेगा तो वहाँ पर लॉन्ग करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। एसबीआई को देखिए हमने यहाँ पर बाय किया था जब ये दो गिरावट आई थी और हमने यहाँ से कह दिया था कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक 405 तक जा सकता है। और आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज चला, उसके बाद गिरावट गहराई और हम तो अपना प्रॉफिट लेके 422 पे निकल गए थे, क्योंकि आपको पता है पिछले महीने से हमारी 440 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल था, तो 422 के आसपास हम प्रॉफिट लेके निकले थे और उसके बाद तो स्टॉक ने और बड़ी गिरावट दिखा दी थी, 403 तक के टारगेट दिखाए और ये मेरा टारगेट था भी। लेकिन कई बार घबराहट हो जाती है, प्रॉफिट अगर मिल रहा होता है उसे बुक कर लेना अच्छा रहता है।
हाँ, उसके बाद 20 पॉइंट और नीचे गया और यहाँ पर मैंने बाइंग करवाई थी उल्टा कि डिप पर बाय कीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, और वो आज के डेट में अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और 435 तक के भी हाई लग गए। अब उनको एग्जिट हो जाना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर गिरावट आती है बैंक निफ्टी में 421 ब्रेक होता है तो मैं नहीं चाहता कि उनका प्रॉफिट सारा वॉश आउट हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 421 तक का वो देखें। 26 की क्लोजिंग मिली है, 5 पॉइंट की और अगर गिरावट आ जाती है तो अपने प्रॉफिट लेके निकल जाएं। बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी होंगे जब अगर आप 421 के आसपास भी एग्जिट होते हैं। उसके बाद हमें वेट करना है 415 और 405 के बीच के प्राइसेस का। जहां कंफर्टेबल हो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी एंट्री कर ले और जिसको नज़रिया थोड़ा सा लंबा होगा वो भी हैजिंग के साथ एंट्री ले सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, दोनों इंडेक्स के फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 30 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड इस वीडियो से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश मेरी ये होगी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ओपन होने से पहले मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से